अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। इलेक्शन की तारीख मिली तो एक पार्टी को हराने के लिए सब पार्टियों ने अपनी अपनी तदबीर की, सोच विचार की, मनसूबाबंदी की, तगड़े उम्मीदवार चुने, हल्कों की सियासत करने वाले घोड़े अपने अस्तबल में बांधे। पीटीआई को मुकदमात के कोहे हिमालय के नीचे दबा दिया। एक पार्टी से 3 पार्टियां निकाली, उनके हाथ पांव बांधकर मैदान में फेंक दिया। लेकिन एक तदबीर अवाम ने की और उसके मुकाबले में बाकी सब तदबीरें उल्टी हो गई, क्योंकि अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो या ना हो, कप्तान तो होगा। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार दे दिया गया। पीटीआई एक अदालत से दूसरी अदालत और इलेक्शन कमीशन के चक्कर काटती रही, लेकिन पीटीआई को बल्ले का निशान देने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो वोटर कंफ्यूज होगा और ये लोग हार जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो या ना हो, कप्तान तो होगा। इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले बानी पीटीआई को यक के बाद दीगरे 3 मुकदमात में सजा सुनाई गई। इन सजाओं के बाद समझा गया कि अपने लीडर को सजा मिलती देखकर कारकुन दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, वो वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन ये तदबीर भी उलट गई। सारे इंतजामात करके सिर्फ पंजाब से ही 100 से ज्यादा नशिस्तें जीतने के दावे करने वाले पूरे पाकिस्तान से 75 क्रॉस करने में भी नाकाम रहे और जिनको 40 या 30 पर रोकना था वो 100 क्रॉस कर गए, क्योंकि अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो या ना हो, कप्तान तो होगा। नून लीग जो सेंट्रल पंजाब और जीटी रोड को अपना गढ़ कहती थी, वो नून लीग गुजरावाला से हार गई, फैसलाबाद से उनका सफाया हो गया, सरगोदा से हार गई, गुजरात में भी ठहर ना सकी। नून लीग के गुजरावाला और फैसलाबाद से बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और एक हल्के से हार गए, क्योंकि अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो या ना हो, कप्तान तो होगा। पीटीआई को इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर, फील्ड तक नहीं दी गई। पार्टी के जलसे तो दूर, उम्मीदवारों को मुहिम तक चलाने नहीं दी गई। पानी पीटीआई ने जेल में बैठकर पार्टी को इलेक्शन लड़ाया और मुखालिफिन को पीछे छोड़ दिया। अवाम में अपनी सियासी मकबूलियत साबित कर दी। उन्होंने जब अवाम को वोट से बदला लेने की अपील की थी तो अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो या ना हो, कप्तान तो होगा। तो जनाब, कप्तान ने एक बाजी जीत ली। अब हुकूमत साजी उनका हक है, लेकिन इलेक्शन मुहिम में एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाने और एक दूसरे की शक्ल तक न देखने वाले फिर एक साथ जमा होने की तदबीर कर रहे हैं। उनकी नजरें पीटीआई का वोट लेकर आजाद जीतने वालों पर लग गई हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या वोटिंग में बगैर बल्ले के सिर्फ कप्तान के नाम पर वोट लेने वाले अवाम के नुमाइंदे भी साबित कदम रहते हुए ये कह सकेंगे कि कुछ भी हो जाए, कप्तान तो होगा। आज हुकूमत साजी के इम्कानात और इकदामात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उससे आपका तारुफ कराएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा, सुनो। इस वक्त पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें हैदर जमान कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। पीएमएलएन से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद होंगे। और अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब मौजूद हैं। मैं ज़रा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर रही हूँ। अमीनुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको पहले तो बहुत मुबारक हो। कराची में आपने 17 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। दावा आप लोगों का यही था कि हम 18 नशिस्तें हासिल कर लेंगे, लेकिन ज़बरदस्त के 17 नशिस्तें आपने हासिल कर ली हैं। और सर, पहले ये बताइए कि ओवरऑल ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसको आप कैसे देखते हैं? पारस, मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम से पिछले 3 दहाइयों से मसलसल इलेक्शन में हिस्सा लेती चली आई है। और लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि 1988 मेरा बल्कि 87 दिसंबर पहला इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया था और उसका मुसलसल लोकल गवर्नमेंट जो पब्लिक सभाएं असम्बली इसमें एमक्यूएम शहर कराची, हैदराबाद और अरबन सिंध से हमेशा कामयाबी हासिल करती चली आई है। ठीक है। मेरा ख्याल इलेक्शन के प्रोसेस में कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी तसादुम और सियासी बेचैनी तो मौजूद होती है सर, लेकिन आपके ऊपर बड़े धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। आप ओवरऑल आप तो मुतमईन इससे नजर आ रहे हैं। 17 नशिस्तें आपने कराची में हासिल की हैं, लेकिन पहले मैं 1-2 की बात अगर कर लूं कि NA 242 में जहां मुस्तफा कमाल साहब जीते हैं, वहां से जो पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल साहब थे उनके पास तो बड़ी वीडियोज हैं। एक तो उनकी वीडियो वायरल भी है जो वो एक पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं और ये 25,000 बैलेट पेपर्स भी वो दिखा रहे हैं। वही ठप्पे वाली कहानी। तो ये तो 7-8 साल पहले आप पे इल्जाम लगता था, फिर लग रहा है आपकी एमक्यूएम पे ये इल्जाम?
हाँ देखिए, एमकेएम पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है 22 अगस्त 2016 के बाद बदली हुई निकली गई एमकेएम ने तो अदम तसादुम अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे कारबंद रहकर अपनी सियासी आईनी कानूनी जमहूरी जदोजहद कर रही है। मेरा ख्याल इस किस्म की अगर वीडियो किसी के पास मौजूद है और अगर समझते हैं कि किसी के पास प्रूफ है तो मेरा ख्याल अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है, आरओ डिपार्टमेंट मौजूद है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। मेरा ख्याल हम खुली आजादी देते हैं कि बिल्कुल तमाम सियासी लेके जाए। लेकिन जहां तक आपने इल्जाम की बात की, अगर एमकेएम का 8 साल का ट्रैक देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि एमकेएम के कारकुनान इस दौरान भी मेरा ख्याल है जेलों में जाते रहे, बंद होते हैं, लेकिन हमने कभी भी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया और यकीनन अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे कारबंद रहकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ठीक, तो ये फारूक सत्तार साहब की जो यानी 244 से तो वो जीत गए हैं, 211 में से 500 वोट फारूक सत्तार साहब ने हासिल किए हैं। यहाँ से पीपल्स पार्टी के मिर्जा अख्तियार बेग ने 52,000 वोट लिए हैं और पीटीआई के हिमायती आफता जो खुर्रम शेर जमान थे उन्होंने 48,600 वोट लिए हैं। ये हल्के के रिजल्ट को आप तस्लीम करते हैं सर, चूंकि खुर्रम शेर जमान ने चैलेंज कर दिया है? अब देखिए पारस, मेरा ख्याल है कि अगर हम एमकेएम पाकिस्तान एक लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती हुई सियासी जमात है और मेरा ख्याल है कि अगर कराची के पोश एरिया को छोड़ के तमाम इलाकों पे देखेंगे तो एमकेएम इंतहाई मकबूल है। अच्छा। अगर हम 1988 से लेकर 2024 तक देखें, अमीनुल हक साहब वो तो आप बहुत मजबूत हैं, ये इस हल्के का बताएं ना। डिफेंस और मैं आ रहा ना, डिफेंस और क्लिफ्टन जिस हल्के की बात करें वो क्या है, डिफेंस और क्लिफ्टन का। ठीक, डिफेंस और क्लिफ्टन के हल्के में एमकेएम कभी भी ज्यादा पावरफुल नहीं रही है। हाँ। मेरा ख्याल है कि जो भी चीज हुई है हम आगे बढ़े, तस्लीम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि दूसरी सियासी पार्टी को भी समझना चाहिए कि लाडली से अगर एमकेएम को 1 लाख प्लस वोट मिला है और इंगी टाउन से मुझे अगर अपने सियासी एरिया पे 42,000 के मार्जिन है, मेरा ख्याल दूसरों को भी इस बात को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। एक और बात, अब हुकूमत साजी का मरला है, शहबाज शरीफ साहब ने आपसे राब्ता भी कर लिया है, तो क्या जवाब दिया आप लोगों ने? क्योंकि अभी आपका एक वफ्द उनसे मुलाकात करने के लिए लाहौर भी गया हुआ है ना, जिसमें आपके बाकी सारे सीनियर लोग शामिल हैं, तो अभी कोई जवाब दिया है आपने या मुलाकात के बाद बात आगे बढ़ेगी? पारस, मेरा ख्याल है कि कल अपना खालिद महमूद सिद्दीकी भाई की और शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू थी। इसमें डिसाइड हुआ था कि दोनों में से कोई एक एक दूसरे के दफातर का दौरा करेगा। आज बिस्मिल्लाह है और मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात का अमल जारी है, कुछ ही देर में तो वही मुज़ाकरात में अब और तय क्या होना है आप लोगों के? अमीनुल हक साहब, पहले सारे मामला तय नहीं हो गए थे सर, अब सोचने की क्या जरूरत है या कोई नए मुतालबात सोच के रख लिए हैं? देखिए, मुतालबात के फहरिस्त में ये ध्यान में रख ले कि एमकेएम ना ही वजारत की बात करेगी, ना मशीर की, ना गवर्नर की, बल्कि हाँ एमकेएम को जो एजेंडा है, एजेंडा नंबर 1 है, वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है। और आज से 1.5 महीना पहले भी जब एमकेएम का वक्त लाहौर गया था, उसके बाद शहबाज शरीफ के कदम सर ये सब तय था ना, अब कुछ नया है? मैं अर्ज कर दूं ना कि अभी भी इसी बात पे 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा क्या है कि किसी तरीके से सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करके जो शहरी सिंध के अवाम के मसाले पूरे पाकिस्तान के अवाम को जो फेस कर रहे हैं उन मसले का हल निकाला जाए। ठीक, आपके ख्याल में वजीर आजम नून लीग का होना चाहिए या पीपल्स पार्टी का? और पीपल्स पार्टी का होगा, अगर यह होता है तो क्या एमकेएम उससे कंफर्टेबल होगी? मेरा ख्याल है 1.5 महीना पहले भी जो मुज़ाकरात पीएमएलएन के साथ हुई थी और उसके बाद भी हमने इसी बात का कहा था कि हमें नजर ये आ रहा है कि वजीर आजम जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का होगा और अमलन ऐसा होता हुआ नजर भी आता है। चलें, और पीटीआई भी हुकूमत बनाने का दावा कर रही है, तो इनसे कोई बातचीत हो सकती है? हाँ, एमकेएम शहरी सिंध की एक बड़ी सियासी पार्टी है। पीटीआई के लिए भी, हमारे पीटीआई समेत तमाम सियासी पार्टियों के लिए एमकेएम के दरवाजे खुले। जो भी एमकेएम के पास आना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, उसका बादलाबाद है, हम साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे जमहूरी अमल के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए। यकीनन मेरा ख्याल है कि कॉमन गोल पे बात की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमीनुल हक साहब, आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में। शुएब शाहीन साहब, हम इलेक्शन जो ओवरऑल हुआ उसके हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन सर ये इस्लामाबाद की हद तक तो अजीब व गरीब इलेक्शन नहीं हुआ है और आप NA47 से रात तक तो जीत रहे थे। ये कितने 86,000 आपको वोट मिले थे और सुबह आप हार गए, तो ये 86 नहीं मिले, इससे भी ज्यादा मिले। फॉर्म 45 का रिजल्ट आपको मैं बता दूं, मैं NA47 की बात कर रही हूँ। NA47 के मुताबिक फॉर्म 45 जारी करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है, ड्यूली वेरीफाइड एंड साइंड। सर फॉर्म 47 में कितने वोट हैं आपके? मेरे वोट हैं 1,04,500 समथिंग। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर से मैंने देखा वहाँ पे 86,000 जो है वो वहाँ पर है। झूठ बोल रहे हैं, रिटर्निंग अफसर साहब, साइंस है फिर मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। 53 प्लस 53,000 का फर्क है।
मेरे और मेरे अपोनेंट कैंडिडेट के दरमियान। वो ले रहा है 51,000, मैं ले रहा हूं 1,04,577 और 53,000 प्लस का डिफरेंस है मेरे और उसके दरमियान। और ये ड्यूली साइंड, वेरीफाइड और ऑथोराइज्ड और साइंड स्टैम्प्ड मेरे पास मौजूद है फॉर्म 45। फॉर्म 47 में जब मैं जाता हूं, हम जश्न वशन मना के उनके पास जाता हूं, यार रचना करो, मैंने दोस्तों को कहा तू इधर बैठो मेरे दफ्तर में, मैं फॉर्म लेकर आ जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ वहां जाता हूँ, कहते बस आ जाएं जी, अभी आपको 5-10 मिनट में दे देते हैं, आधे घंटे बाद आ जाओ, ये तो अभी कोई कुछ भी नहीं है, प्रोसेस हो रहा है, बस जरा प्रोसेस मुकम्मल करना। हम कहते हैं ठीक है यार, इसमें क्या होगा। वापस जाते हैं घंटे 2 घंटे बाद तो पता चलता है कि जनाब वो तो जो बाहर एक स्क्रीन लगाई हुई थी उस स्क्रीन के ऊपर बंदे बिठाए हुए थे, मैंने अपने ऑफिस में एक सेक्रेटरिएट बना दिया, जो फॉर्म 45 आवे उसको टेबुलेशन फॉर्म में रिजल्ट कंपाइल करते जाओ। कंपाइल करते गए, हमारे पास रिजल्ट आ गया। मैं जब उनके पास जाता हूँ तो जनाब अच्छा पीछे जो स्क्रीन थी वहां बंदे बिठा दिए, पता चला कि एक रिजल्ट ऐसा आया जिसमें जो मेरा वोट है उसका डॉक्टर तारिक का दे दिया, जो तारिक का वोट है वो मुझे दे दिया। इसी तरह दूसरा आया, तीसरा आया। ये कब शुरू हुआ? जब वो सिस्टम बैठा था रात में? रात को जब सिस्टम बना वो जादू फिर सुबह जादू। अच्छा सुने ना, रात सारी चलता रहा ना। मैं पहुंच गया, मैंने कहा ये नहीं चलेगा। हमने खैर मुजाहरा शुजाहरा हंगामा करके उन्होंने कहा जी अच्छा एक बंदा अंदर आ जाए आपका कैंडिडेट। चला गया, वो जो सारे बैठे हुए थे, मैंने कहा जी आ जाए। ये आप कैसे बाहर रिजल्ट दे रहे हैं? ये मेरे पास रिजल्ट है, ये मेरे पास फॉर्म है, इस फॉर्म को निकालो। डॉक्टर का वोट मेरे खाते में, मेरा वोट डॉक्टर के खाते में, कैसे मुमकिन है? 46 यूसीज थी, 387 पोलिंग स्टेशन से, एक यूसी का रिजल्ट भी मेरे खिलाफ नहीं था, सब हम जीते और बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से। जहां बैठे हुए हैं G7 में, सिर्फ G7 सेक्टर से 9,000 की लीड है मेरी, G6 से सिर्फ 5,000 की लीड है। रिजल्ट देखे मुझे तो लगा शायद यहाँ के जो तीनों यहाँ पे हल्के थे उसकी डायनेमिक्स मुख्तलिफ है, और यहाँ के लोग या तो शुएब शाहीन को जानते नहीं है, या आपका जो इंतखाबी निशान था फाख्ता वो उनको मालूम ही नहीं था। जो मकील को देख लें, वो उनकी लीड देखें, 82,000 वोट लिए हैं उन्होंने। अच्छा सुने ना, जब मैं गया पहले तो उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से, नहीं कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा करते रहे। उधर से मुझे उठाया, दूसरे कमरे में ले गए। जब आधा घंटा उनके साथ मगजमारी हुई, मैंने कहा सिर्फ सिंपल उस्मान है उनका, मैंने कहा 2 बातों का जवाब दे दो, हाँ या ना। अनइंटेंशनल है, अभी रेक्टिफाई कर दो। इंटेंशनल है, प्रेशर है, बेईमानी है, सिर्फ हाँ कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। मैं उन्होंने मशकूक अंदाज में ये कहा कि यहाँ दीवारें भी होती हैं, दीवारों के मामलात भी होते हैं, दीवारों के कान भी होते हैं। बिल्लाखिर वो बदतमीजी पे उतर आए। उन्होंने कहा जी जाए वरना हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। मैंने कहा निकाल दो, पर्चा दे दो मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैं बैठा हूँ, मेरा हक है। कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट में मेरा होना जरूरी है। किसी भी कैंडिडेट कोई आना चाहे वो आ सकता है। ठीक वो गए जहाँ रिजल्ट हो रहा था, कहते जी वहां जाते हैं, मैं भी साथ साथ गए, अंदर भाग के गए, वो जाकर कुंडी चढ़ा दी। मैं बाहर अकेला, बहरहाल फिर मैं बाहर आ गया, हमने धरना दे दिया, सारी रात धरना दिया, सुबह 1 बजे तक। 1 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मेरे बंदे भी आ गए, फिर बाहर सारा मुजाहरा और हंगामा। 1 बजे से आधा मिनट पहले जी वो मुझे साफी ने आकर कहता है कि जी वो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में मुझे 86,000 समथिंग, उसको 1,02,000 दे दिया। यानी आप हार गए जी, मुझे हरा दिया। हाँ, ठीक। उसको हमने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। जो यही नतीजा जो भी आपने अर्ज किया ना, यही इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर है। मैं अब इस पे बात आपसे करती रहूंगी। निहाल हाशमी साहब, ये आपका भी इस्लामाबाद आना जाना तो लगा रहता है सर, ये आपको लगता है कि इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं इसमें जो इंतखाबात हुए हैं ये दुरुस्त हैं, इनके रिजल्ट जो हैं ये शफाफ हुए हैं यहाँ पे सर? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो तीनों को ही चैलेंज कर दिया है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ ने तो पूरे पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बात सारी ये है कि हमें ये देखना है, हर कैंडिडेट ये कह रहा है कि मैं जीता हूँ। हर हलके में 10-10 कैंडिडेट ये कह रहे हैं मैं जीता हुआ हूँ। हमारी यहाँ इखलाक की पस्ती बहुत नीचे जा चुकी है। हम किसी भी सूरत अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करते। ये चंद लोग रह गए जो मानते हैं कि हाँ ठीक है, अवाम ने अगर हमें मुस्तरद कर दिया तो कोई बात नहीं, हम अवाम के वोट को और उनके मैंडेट को ऑनर करते हैं, उनके जो सोच है उसको ऑनर करते हैं। मगर बेशतर इनफरादी तौर पे भी और हमारी यहाँ सियासी जमातें भी वो मानती नहीं है। वो कहती मैं ना मानूं, मैं तो जीता हुआ हूँ।
देखिए, इलेक्शन में पूरी दुनिया में एक रिवाज है कि आपको इलेक्शन किन बुनियादों पे दिया जाता है, आपकी कारकर्दगी पे, आपके इकोनॉमिक वेलफेयर वाले प्रोजेक्ट पे, आपके डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम पे। निहाल हाशमी साहब, सारी अच्छी अच्छी बातें आपने शुरू कर दी। वो शोएब शाहीन साहब तो कह रहे हैं कि ये मेरे पास सबूत है। सर, रात तक एक बंदा जीत रहा है, वो कह रहे हैं रातों रात रिजल्ट जो हैं वो तस्लीम किए गए हैं, तो इसलिए नहीं मान रहे ना वो। और पूरे मीडिया ने दिखाया जी, पूरे मीडिया ने। सर, आपको ये सिस्टम समझ में आता है निहाल हाशमी साहब? 387 निहाल हाशमी साहब बताएंगे कि देखिए, मैं इतना जानता हूँ, मैं समझ में आ रहा है, जानता हूँ तारिक फजल चौधरी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुसलसल उस इलाके से लोगों की नुमाइंदगी करते रहे, वहाँ के रहवासी हैं, वहीं पे उनकी नस्लों से वहीं पे आबाद हैं, वो जानते हैं उस इलाके को, लोगों की, उनकी फैमिली की और उनकी पर्सनल कमिटमेंट होता है। तो तारिक फजल चौधरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और माजी में भी, लेकिन तासुर था कि इस दफा उनकी पोजीशन और है, जो रिपोर्ट हो रहा था। सुन लेना मेरी बात। देखिए, ये तो तासुर आपकी मीडिया की मेहरबानी है। पाकिस्तान में आप लोग जैसा चाहे तासुर पैदा कर दें। 5% रिजल्ट के बाद आपने तासुर ये दिया कि PMLN हार गई, सब हार गए, सब जीत गए, आप मुकाबला कर। देखिए, सुनिए ना मेरी बात, आपको अगर हक है हम पे तनकीद, आपको हक है हम पे तनकीद करने का, आप तनकीद बराए तनकीद करेंगे। नहीं है, वाह ये कमाल है। नहीं, जो बात नहीं बराए तनकीद नहीं करेंगे, हम तो आईना दिखाएंगे। रिजल्ट आ रहे थे, वो रिजल्ट हम बता रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट बंद कर दिया, हमने भी बताना बंद कर दिया। दिखा रहे हैं, हम तो आईना दिखा रहे हैं। देखिए जी, हमारे यहाँ हर, देखिए वो आप इलेक्शन कमीशन को कहें, सियासी जमातों को तो ना कहें, तो फिर आप भी मीडिया को ब्लेम ना करें ना। बन गया है हर प्रोग्राम का। नहीं, सुन लेना, हर प्रोग्राम में बेशतर, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, बेशतर एंकर्स ऐसे हैं जो कहते हैं मुल्क में ये होना चाहिए, ऐसे होना। पूरे पाकिस्तान का फॉर्मूला एक एंकर के पास होता है। आप रोजाना 25-30 प्रोग्राम होते हैं, 25-30 फॉर्मूला इस मुल्क में आता है, और वो समझते हैं अगर हम उनकी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि सिर्फ इस मुल्क के लोगों की जो नुमाइंदगी है वो मीडिया ही के दोस्त नहीं करते, यहाँ के अवाम भी करते हैं, यहाँ पे और भी सेगमेंट है, यहाँ पे न्यूज़ प्रिंट मीडिया के लोग भी हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया भी है। तो ये हर किसी को ये हक हासिल है। कोई बात नहीं, वैसे नून लीग जो है लगता है तो तंज शुरू कर देती मीडिया पे। ये सर, ये आप लोग तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये आपकी पुरानी क्वालिटी है। नहीं, हमने कोई झूठ बोला नहीं, हमने मेरी बात सुने, आप एक बात सुने प्लीज। 2017 से 18 से नून लीग, उसके कायद को मीडिया पे बैठ के लोग बुरा भला कहते रहे, हमें चोर बदमाश नहीं मालूम, मुझे मेरे ऊपर बड़े, मैं समझता एक आदमी पे। तो अगर हमने आपको कहा कि ये बात आपकी मुनासिब नहीं है, तो आपसे मुराद नॉट यू, आपका चैनल नहीं, मैं उन सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ जो लोग अल्लामा बन करके आके रात को पाकिस्तान के फ्यूचर को डिफाइन करते हैं, चेयरमैन बानी भी होती रही है, बिलावल भुट्टो पे भी होती रही है, जब काम अच्छा होता है तो तारीफ भी होती है, उसको आप काउंट नहीं करते। मैं इलेक्शन पे आ जाती हूं ना। तनकीद करने वाली बात नहीं है, तनकीद नहीं। आप तो देखे ना, हमें रोड मैप देते हैं कि पाकिस्तान को किधर जाना चाहिए। तो फिर आपने क्या जो 250-300 लोग कौमी असेंबली में, एक मिनट सुन लेना, कौमी असेंबली में जो 250-300 लोग बैठे हैं वो उनको घर भेज दें, फिर तो रात में मीडिया में बैठ के जो मैप दिया जाए उसी रोड मैप पे पाकिस्तान को चलाया जाए। तो इस तरह से नहीं है, हर कोई अपना काम करता है, हर किसी को काम करने दे। बिल्कुल ठीक है, जो मंशूर दिया है ना, दिया ये कहता है उस पर अमल करें। फिर उस जो मंशूर में लिखते हैं बड़े बड़े दावे, जब उस पर सवालात होते हैं तो फिर आप कहते हैं कि भाई आपने रोड मैप, हमें अमल करना चाहिए, हमें अमल करेंगे, हमें अमल करना करेंगे। ठीक। अच्छा सर, एक चीज और कि कराची में आपकी इत्तेहादी, आप सुने, हम तो 1 करोड़ का वादा नहीं किया है ना, हमने बगैर वादा किए हुए घर भी दिया, स्कूल भी दिया, मकान भी दिया, मोटरवे भी दिया। चले देंगे हम 1 लाख नौकरियां इंशाल्लाह देंगे, जरूर देंगे, दे देंगे। लोग का हक है नौकरी देना हमारा फर्ज है। लोगों को नौकरी पीटीआई की तरह ये ना कहिएगा कि माहौल बनाती है, नौकरियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर देता है। नहीं, आप रिकमेंड करेंगे, हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, आप खुद ही रेकमेंड करें और खुद आइए कि नौकरियां दें, क्योंकि मंशूर में दावा बड़ा किया है ना, ये दावे से वोट लेने के लिए नहीं होने चाहिए। निहाल हाशमी साहब, आप बेफिक्र है, 1 लाख से ज्यादा देंगे, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे हम इंशाअल्लाह। 1 करोड़, लाख नहीं, करोड़ हैं। 1 लाख नहीं तो हम फिर फिक्रमंद हो जाएंगे, फिर तनकीद करेंगे, फिर बुरा लगेगा। तो 2018 वालों ने दिया था, आपने भी 1 करोड़ ही लिखा है। हम तो देंगे नौकरी। मंशूर को जरा देखो नहीं पड़ा। जो हमने लिखा है उसको ऑनर करेंगे।
ठीक। अच्छा सर, मुझे एक बात और, जो लिखा है उसको हम ऑनर करेंगे इंशाल्लाह। चले, जरूर ऐसा कीजिएगा। और ये कराची में आपके इत्तेहादी एमक्यूएम बाजी मार गई है सर। ये 2013 में कह रहे थे हम वो अपनी जो पोजीशन है वो ले लेंगे, लेकिन इनके मैंडेट को देख के तो लगता है ये 80 और 90 की दिहाई का मैंडेट ले लिया है इन्होंने। नून लीग तो कहीं नजर ही नहीं आई वो कराची में। 2018 में जो मैकेनिज्म था वही मैकेनिज्म आज भी है। अगर आप यूं कहें कि 2018 वाले इधर आ गए, 2024 वाले उधर चले गए, तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। सर आप इस इलेक्शन को धांधली ज़्यादा कह रहे हैं, शफाफ कह रहे हैं? 2018 का हवाला दिया ये तो मैं इन बिटवीन द लाइंस बात कर रहा हूँ, देखिए इस इलेक्शन में PMLN के साथ बड़ी ज्यादती की है, खास करके शुरू के 8, 10, 12 घंटे। बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो हमारे बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं है, और खास करके स्क्रीन पे जो लोग बैठे थे उन्होंने तो काम ही उतार दिया, पाकिस्तान के लोगों के नजरियात ही खराब कर दिए। ऐसा भी काम हुआ है। मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, इनको मोबाइल फोन और जो इसीलिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे क़यादत गायब थी। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन जो ऑफिस था वहां से चले गए थे। जरूरी है हवाले से खबरें वो भी कहीं चले गए थे। मरियम नवाज खामोश था। नहीं, अरे बीबी जब तक रिजल्ट ना आए आदमी को गायब ही रहना चाहिए। हम भी गायब थे, ये कौन सी बात। हम असरअंदाज नहीं होना चाहते, हम रोना गाना रिजल्ट आने के बाद भी कुछ तस्वीर हमने देखी, उसमें चेहरे लटके हुए थे सर। फेस करते हैं। नहीं, चेहरा तो सबकी गर्दन के ऊपर है, लड़की कहाँ होती है? वो 2013 में फौरन ही कर दी थी ना, याद है? इस दफा भी स्टेज तैयार था, लेकिन 2013 में टेलीविजन पे बैठ करके इस तरह से मेहरबानियां नहीं की गई थी कि इंडिपेंडेंट को जिता रहे हैं और कह रहे हैं हम नाकाम हो गए। ठीक है, हमारी कमजोरी कोताहियां होंगी, मगर ऐसा भी ना किया जाए कि पाकिस्तान के इलेक्शन, एक मिनट सुन लेना, इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर सारे टीवी स्क्रीन पे बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था इनमें से सब इलेक्शन कमिश्नर है, सब इनमें से रिटर्निंग ऑफिसर है, सब इनमें से प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सब इनमें से पोलिंग एजेंट है, सब इनमें से वोटर है। ऐसा हमारे साथ ज्यादती। चले, आपके साथ भी ज्यादती हो गई, PTI के साथ भी हो गई। मैं जरा पीपल्स पार्टी की ज्यादती पूछ लूं, क्या वो भी महसूस कर रहे हैं? लेकिन हैदर ज़मान साहब, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया सर। सिंध में तो आपने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन ये बाकी सूबों में आपकी पार्टी जो है वो गायब ही नजर आई है। तो ये पीपल्स पार्टी जो है वो एक सूबे की जमात क्यों बनती जा रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 से तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, और हमने, अगर आप सिंध में देखें तो वहाँ पे भी हमारा जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है बहुत इम्प्रूव हुआ है। पंजाब में भी हमने अपनी जो है वो इम्प्रूव की है, और हमारी जो सीट्स हमने कौमी असेंबली की 3-4 सीट्स लूज की हैं, वो उसमें मार्जिन्स बहुत जो है नैरो हैं। और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब की जो एक बड़ी वेल एक्लेम्ड, सब मीडिया में भी उसकी पजीराई हुई, वेल थॉट, वेल स्ट्रक्चर्ड कैंपेन थी, और उन्होंने बहुत एक हार्मनी का मैसेज दिया, इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मैसेज दिया, PTI के दोस्तों से भी उन्होंने एंगेज किया, इंडिपेंडेंट माइंड से भी किया, तो उसका हमें बेनिफिट हो रहा है। और अभी जो मैंडेट आया है इसमें 2-3 बातें हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अर्ज करना चाहूंगा। पहली बात है कि इट्स अ स्प्लिट मैंडेट, और हमें इस चीज को बिल्कुल इससे भागना नहीं चाहिए कि PTI बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो भी चैलेंजेस थे, मुश्किलात थे, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसको सराहना चाहिए। और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो स्ट्रांगली बिलीव करती है, और हम इसीलिए एडवोकेट भी करते रहे कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब अगला जो आपका सवाल है कि आगे क्या होने जा रहा है या क्या बनेगा, सर वो आगे क्या होने जा रहा है उसको तो मैं पूछती साहब, मैं चाह रही हूँ जरा पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल पे आपसे जरा बात करूं, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। मैं जरा सिंध के हवाले से उनसे थोड़ा सा पूछ लूं, फिर आपसे इस पे बात करती हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब, की पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी सर? नून लीग के बारे में तो कहा जाता है ना कि GT रोड की पार्टी ही बनकर रह गई है वो, तो आप भी क्या एक सूबे तक ही महदूद हो गए हैं? अब बाहर तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए, जो बड़े खदशात थे कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, लेकिन हो गए। और फिर ये कुछ इश्यू जरूर रहे हैं, इंटरनेट बंद रहा, फिर कई जगह पे फॉर्म 45 मैच नहीं कर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुश्किल हालात में
ही इलेक्शन लड़ी है और कभी किसी भी फेवर हमें न मिली है और ना ही हमें चाहिए। अच्छा, लेकिन आप कंपेयर करें 2018 के इलेक्शंस को तो हमें काफी ज्यादा जो है दीगर सूबों में सीटें मिली हैं। पंजाब में भी इजाफा हुआ है, बलूचिस्तान जहाँ एक सीट नहीं थी इस वक्त हम सबसे बड़ी पार्टी हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में 11 सीटें, और सिंध में तो आपने देख लिया कि हमें बहुत ज्यादा नशिस्तें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इश्यूज हैं अपनी जगह पे। अब ये बहुत सारे खदशात हैं, हमारे कई पंजाब के दोस्तों की रिजर्वेशंस हैं कि जो उनके पास फॉर्म 45 हैं वो मैच नहीं कर रहे जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं फॉर्म 47 तो ये इश्यूज अपनी जगह पे हैं जिनको सर ये इश्यूज तो आपको पता है नासिर हुसैन शाह साहब, ये तो आप चलते ही रहेंगे और इन पे बात होती रहेगी। सर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अब हुकूमत साजी का मरहला है, तो आप किसको वजीर आजम बनता हुआ देख रहे हैं, बड़े मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को, या बिलावल भुट्टो को? जी मैं दुआगू भी हूँ और जो मैं वैसे फोर्स ही कर रहा हूँ जी, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर इस वक्त जो रिजल्ट है उसको अगर सामने रखें और ये जो स्प्लिट मैंडेट आया हुआ है, अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर वो PMLN के साथ फॉर्म करती है तो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। अगर वो जो आजाद वो लोग हैं, एक 11-12 वो आजाद हैं जो वैसे ही इंडिपेंडेंट हैं, बाकी वो लोग हैं जो PTI सपोर्टेड हैं और वो उन्हीं के ही हैं। तो वो भी गवर्नमेंट बनती है पंजाब में भी और फेडरल में भी। सर तय हो जाएगा कि बिलावल भुट्टो ही वजीर आजम बनेंगे, चूंकि नून लीग कह रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं तो वजीर आजम तो फिर हमारा ही होना चाहिए। देखिए, तमाम तर इश्यूज के बावजूद जिस तरह का वो चाहते थे रिजल्ट वो नहीं आया और आपने देखा कि अभी जो उनके पास सीट्स हैं उन पर भी बहुत सारे एतराजात हैं। हमें बड़ा एहतराम है मियां नवाज शरीफ साहब का भी, PMLN का भी। तो अगर इस दफा मौका होता है और वो मिसाल के तौर पर अगर मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए वैसे ही कोलिशंस बनते हैं, अलायंस बनते हैं, तो लास्ट टाइम PMLN का वजीर आजम था, इस दफा हमारा बनता है और हमें मौका दिया बारी लगी हुई है। लास्ट टाइम उनकी बारी थी, इस दफा आपकी बारी है। लेकिन अगर ऐसी हुकूमत बन गई जो 16 माह में बनी थी, यानी PDM2 टाइप हुकूमत, तो ये कितनी मुस्तहकम होगी और कितनी मुद्दत, ये कितना अरसा चल सकेगी, चूंकि ये पहाड़ जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं सर फिर इस हुकूमत के सामने। देखिए, मैंने आपको सिर्फ ये एक सिनेरियो बताए हैं, अब जरूरी नहीं है कि इनके ऊपर अमल हो, लेकिन मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा, बल्कि मुझे अंदाजा भी और आपको भी होगा कि जिस मुश्किल हालात में उस वक्त गवर्नमेंट बनी थी और मुल्क जिस तरफ जा रहा था, तो उस वक्त की हुकूमत ने मुल्क की सालमियत के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए, जिनको जाहिर है सियासी तौर पर उनको नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इसी कोलेशन ने, इसी अलायंस ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया था। चलें, एक आखिरी बात, PTI भी कह रही है हुकूमत कायम करेंगे, इनके आजाद उम्मीदवार, आप क्या ख्याल है कैसे हुकूमत बना सकते हैं सर? देखें, उनको मैं उनके कैंडिडेट्स की तो इसमें जो मेहनत है या नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको मैंडेट दिया है और तो कह रहे हैं खंभों को खड़ा किया, खान के नाम पे जीत गए। मैंने वही कह रहा हूँ कि उनके कैंडिडेट्स का इसमें कोई वो नहीं है जो कह लें उनकी कोई बात, ये लोगों ने उनको दिया और इस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। जिस तरह KP में उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से वो, जी बिल्कुल, तो वहां पे उनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर उनको देखें, अगर 9 मई के किरदार से, जो 9 मई के मनसूबा साज हैं या जो केसेस में उस के सबूतों के साथ उनसे अलहदा होके डिसएसोसिएट होते हैं। नहीं, 9 महीने आपका पीछा नहीं छोड़ना। 9 मई ने जवाब, कौम ने 9 मई का जवाब दे दिया है। नासिर हुसैन शाह साहब, आखिरी बात के कब तक मामलात वाजे हो जाएंगे आपके ख्याल में, और मामलात तय नहीं होते तो फिर क्या होगा? जी देखिए, 3 या 4 दिन में सारी सूरत हाल वाजे हो जाएगी और मामला तय हो जाएंगे। देखिए, मुल्क
में ये जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि जी इलेक्शन ही नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए। अब ये इलेक्टेड लोग हैं, मैंडेट सबके पास कुछ ना कुछ जरूर मिला है और अवाम ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। और वो जिस तरह ये अंदेशा था, मिसाल के तौर पर पीटीआई के लोगों को अंदेशा था कि जी बिल्कुल ही रिजल्ट जो है उनका जो भी होगा उनका नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि जहां उनको मिला उनकी सीटें आई हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मैंडेट बदल दिए गए, कुछ सीटों में है, शिकायत है सिर्फ आपको तो कुछ तो भाई मेरे पास प्रिजाइडिंग अफसर का रिजल्ट है, प्रिजाइडिंग अफसर का साइन शुदा रिजल्ट है, उसके मुताबिक मेरे और अपोनेंट के दरमियान 53,000 प्लस का फर्क है। और जो मेरा मैं ले रहा हूँ 1,04,000, मेरा मुखालिफ ले रहा है 51,000, मैं हार गया हूँ। ये रिजल्ट है, ये इलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ठीक है 3-4 दिन में मामला तय हो जाएंगे, होने भी चाहिए क्योंकि अक्सरियत तो यहाँ किसी के पास है ही नहीं। हैदर, ये बिलावल भुट्टो साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि NA 127 में वो मैदान मार लेंगे और अगर मैदान नहीं भी मार सके तो कम से कम टफ टाइम जरूर देंगे, लेकिन सर ये तो बड़ा मायूस कुन नतीजा यहाँ पर रहा है। क्या इसकी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा थी या फिर नून लीग की इलेक्शन कैंपेन बड़ी जबरदस्त थी पंजाब में? देखिए पारस, उसमें वही मुहर्रिकात हैं जो शोएब शाहीन साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब बता रहे हैं, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म 45 के जो रिजल्ट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। और जब इस इलेक्शन की फोरेंसिक होएगी या इसके ऊपर तफसीली जामे एक रिपोर्ट आएगी और हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो शवाहिद इकट्ठे कर दे रहे हैं, जिस तरह शायद पीटीआई के दोस्त भी दे रहे होंगे, तो इसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कई जगह पर हमें अभी ये प्रॉब्लम हुई है जो पीटीआई के दोस्त फेस कर रहे हैं। सर गैप बहुत ज्यादा है, बिलावल हल्के में 15,000 का फर्क है। 15,000 बिलावल ने लिए हो या 5,000 का फर्क हो, अगर मेथोडोलॉजी एंड स्कीम ऑफ मिस्टेक वही है और पैटर्न वही है जो शोएब शाहीन साहब के यहाँ नजर आ रहा है या कायरा साहब के या चांद साहब के यहाँ नजर आ रहा है या और हल्कों में हमें नजर आ रहा है, तो या हिना रबानी खर साहिबा के हल्के में है या जो है इरशाद सियाल के हल्के में है मुजफ्फरगढ़ में, तो हमें उस पर बात तो करनी है। और बिलावल साहब का हल्का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहले तो आप कहते थे जी 1,000 वोट भी नहीं निकलता एक हल्के से, अब आप ये तो मान रहे हैं कि हम 15,000 के फर्क से हार रहे हैं। तो हमने एक बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है और उसकी एक मैकेनिक्स है और कैंपेन है। अगली बात आपने जो की है, जो बिलावल साहब ने आज भी बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी कोई भी गवर्नमेंट बनाए, और हम ये समझते हैं बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी के पीटीआई के जो दोस्त इंडिपेंडेंट हैं, क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? आपने क्यों नहीं इलेक्शन में हिस्सा लिया सर? आप गैर सियासी हो गए इलेक्शन के दरमियान जब इलेक्शन हो रहे थे। हैदर जमान साहब, सियासतदान का तो मैदान ही इलेक्शन होता है। पार्टी और पार्टी के मामलात और बहुत सारी और चीजों में रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए जो है इस जो है इलेक्शन के अंदर मैं नहीं आया। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है और ये लेजिटिमेटली समझती है कि जहां हम PML नवाज से भी एंगेज कर रहे हैं और लोगों से और आजाद उम्मीदवारों से, हम ये समझते हैं कि एक फर्स्ट राइट जो है वो इंडिपेंडेंट्स जो PTI बैक्ड हैं या अदर इंडिपेंडेंट्स हैं, इनसे पहली एंगेजमेंट होनी चाहिए। और PTI को भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और लीड करने की कोशिश करें। और वो सोलो अगर ये हुकूमत बना सकते हैं के लिए, भारत मेरी बात अगर वो ये हुकूमत बना सकते हैं तो जरूर बनाएं, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट्स कहे जा रहे हैं ये सारे के सारे PTI बैक्ड नहीं है। इसकी जब आप इसको अलहदा देखते हैं हल्का वाइज PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से मवाजना करें और उन नामों का और उन सिंबल्स का, तो ये कम से कम 1.5-2 दर्जन लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं इन द ट्रू सेंस एंड एसेंस। इनको ये जब फैसला कर लेंगे उसके बाद, और 265 जो नशिस्तें हैं उसमें से कम आप ये तो देखें कि अगर ये 70, 80, 100 भी कह दें तो 165 का तो मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने और लोगों को दिया है ना। तो ये कह देना कि जी उनके पास मैंडेट, तो ये हमें एक मुल्क के लिए सबको कुछ ना कुछ अपनी जो है ना कंसीड करके मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की आवाम, ये लड़ाई
ये मैं अना और इस चीज से अब हमें बाहर निकलना होगा। ठीक है हैदर ज़मान साहब, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के लिए काम करे, सर जोड़ के बैठे और अपनी तवक्कुआत, अपनी ख्वाहिशात को हमें साइड पे रखना होगा। ठीक, शेर शान साहब, ये जो अब हुकूमत साजी का मरहला है, मैं जरा इस पे बात करती हूँ, लेकिन चूंकि बात यहाँ पे फॉर्म 45 और 47 की बहुत ज्यादा हो रही है कि जो लीड आपको नजर आ रही थी रात तक फॉर्म 45 के अंदर, और फिर उसके बाद जब फॉर्म 47 मिलता है तो वो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ एक सामने आता है। ये सिर्फ मखसूस हलकों में ही धांधली क्यों हुई है? चूंकि आप लोगों को कोई शिकायत खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, आपकी कोई शिकायत सिंध में भी खास तौर पे कोई नहीं की आपने, पंजाब भी में क्यों आपकी इतनी शिकायतें? पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी चंद हलकों में ये कोशिश हुई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को ये एक मैसेज स्ट्रॉन्ग चला गया और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भी कि अब के हमने फ्रॉड किया तो उसका फिर नताइज भी सर एक सेकंड, खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजल रहमान इस दफा हारे, अली अमीन गंडापुर से वो इसलिए हारे, आफ्ताब शेरपाव हारे, एमल वली खान हारे, परवेज खटक हारे। इन हलकों में धांधली नहीं की जा सकती थी? नहीं करने की कोशिश हुई, आपके ख्याल कई रिजल्ट आज भी सुन लेना, आज भी शांगला में क्या हुआ, अमीर मकाम को जिता नहीं दिया गया, बंदे भी मर गए, क्या हुआ? उसके बाद लोग बैठ गए ना, उन्होंने कहा भी नहीं हम रिजल्ट लेके जाएंगे, वहां जो रिजल्ट उन्होंने रोके, अगले बंदे जाकर बैठे और उन्होंने रिजल्ट लेके उठे। अच्छा मुझे बताएं, सलमान अकरम राजा मेरी तरह उसका भी हरा दिया, अब जब हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर आया वो जीत रहा है, कैसे? या वो रिटर्निंग अफसर का पहला फैसला गलत था या फैसला ठीक है? ठीक है, और इसी तरह कोई एक नहीं कई मिसालें हैं। और दूसरा मुझे बताएं कि जो कुछ इन्होंने किया पंजाब में, चूंकि अपोनेंट जो था वो पीएमएलएन थी, उसको आगे लाना मकसद था, जहां जहां उनके हल्के के लोग थे उनको हर हाल में जितवाना था, और ये थर्ड पोजीशन। मैं कुछ मिसालें आपको दे दूं, अगर आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन को ही जिताना मकसद था, इन्हीं के लिए धांधली की गई। मानसेरा NA-15 में मियां साहब जो हैं वो नशिस्त अपनी खो चुके हैं, वो हार गए सर। अच्छा उसको भी छोड़े, यास्मीन वाले केस में जो टोटल वोट है ना, टोटल वोट से भी ज्यादा मियां साहब के वोट मिला के उनको दे दिए गए। मैं रिजल्ट की बात कर रही हूँ, हार तो गए ना मानसेरा वाले हल्के की। भाई इतना फर्क होगा जब सरगोदा नून लीग से चला गया, फैसलाबाद बड़े बड़े नाम इनके वो वहां से हार गए सर, गुजरांवाला ये वहां से हार गए, तो वहां पे धांधली नहीं हो सकती थी। 70,000 वोटों का फर्क होगा, 80,000 वोटों का फर्क, इतना भी नहीं है खैर फर्क, 70,000 वोटों का। नहीं धांधली भी हर जगह पे की ना, कौन सी जगह जाने की? मैं आपको इस्लामाबाद की मिसालें देता हूँ, आ जाए मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत आप देख लें, हर एक हल्के में, तीनों हल्कों में जी, किसी हल्के में मेरी 53,000 का फर्क है, दूसरा आमिर मोगल का मेरा ख्याल है 43,000 का है, इसी तरह बुखारी साहब का भी 45,000 या 50,000 का है। अब मुझे बताएं इस रिजल्ट को आप किधर लेके जाएंगे? क्या करें फिर? इस्लामाबाद, रावलपिंडी या पूरे पंजाब में दोबारा इलेक्शन करवा लें? हम कब कहते हैं भाई, आपने रिजल्ट दे दिया, एक बाबू बैठ के, करप्ट एक ब्यूरोक्रेट उठ के आपके सारी आवाम के फैसलों को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, ये वोट के तकद्दुस की जमानत है। इस तरह वोट का तकद्दुस होगा। पूरे इस्लामाबाद में आपके सारे रिपोर्टर सारा दिन मौजूद थे, इस्लामाबाद का एक पोलिंग स्टेशन बता दे जिसमें मैं हारा हूं, आपके सारे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट उठाए, सुने, इंटरनेशनल मीडिया, BBC, आपका गार्डियन, आपका बाकी सारे लोग मेरा इंटरव्यू भी करते रहे, सारा दिन घूम रहे थे, आप उनकी रिपोर्ट उठा ले, उन्होंने क्या रिपोर्टिंग की है उनकी मौजूदगी में। अच्छा एक और बात, 45 फॉर्म सिर्फ मुझे नहीं मिलता, सारे पोलिंग एजेंट को मिलता है ना। तारिक फजल के किसी एक पोलिंग एजेंट का ऑब्जेक्शन बता दें जो उसने ऑब्जेक्शन किया हो कि ये रिजल्ट दुरुस्त नहीं है। मुस्तफा नवाज खोकर की आप आज और कल की आप बात दे दी थी उन्होंने, तो जीत की आज भी दी है, कल भी दी है। वो भी तो कैंडिडेट था ना, मेरे साथ अपोनेंट था ना, तगड़ा कैंडिडेट है। अच्छा निहाल हाशमी साहब जो है ना, उनको जरा सिमिलरली जाना है, वो 11 बजे तक हमारे साथ हैं। मैं अगर आप तो हैं हमारे साथ, आगे मजीद आपसे भी बात करूंगी कि निहाल हाशमी साहब अब ये बताइए, चूंकि हुकूमत साजी की कोशिश शुरू हो गई है, तो अब जूतों में दाल बटेगी या जो जाती मफाद है उसको ही देखा जाएगा, मद्देनजर रखा जाएगा? जब सारी बातें मैं सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि किसी ने पाकिस्तान का नहीं सोचा, हर कोई अपनी जात, अपनी पार्टी, अपनी लीडर जी, कोई जीते हारे, मगर इसमें पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान का निज़ाम हार गया है, पाकिस्तान का एतबार हार गया है, पाकिस्तान से ईमानदारी हार गया, पाकिस्तान में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हमने अपने मुल्क, अपनी रियासत, अपने निज़ाम, अपने आवाम का एतमाद जो है वो भी हार गए हम।
तो मेरे ख्याल से हमें एक बहुत ही फराख दिली के साथ ये सोचा चाहिए। देखिए पाकिस्तान जब हारता है तो फिर पेट्रोल महंगी हो जाती है, बिजली महंगी हो जाती है, राशन महंगे हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो चुका होता है। हारना सिर्फ ये नहीं होता किसी फुटबॉल और क्रिकेट या जंग में आप हार गए। हारना देखिए वो मुल्क जीत रहा होता है दुनिया में जिसके लोग खुशहाल होते हैं, जिसके लोग अपने लीडरान या अपने कैंडिडेट्स की बात को यकीन के हद तक यकीन मानते हैं। ठीक है, जहाँ पे कैंडिडेट पे इतना मोरल अथॉरिटी होता है कि वो ऑथोरिटीज के। मुझे अच्छा लगा आप इतनी देर से बैठ के पाकिस्तान के बारे में थे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर एक जब पाकिस्तान के लिए ही सोच रहे हैं तो ये एक उसूली मौकफ ये भी है ना कि आप ऑपोजिशन में भी बैठ सकते हैं अगर आपको सादा मेजॉरिटी नहीं मिली है तो क्या बैठ सकते हैं पाकिस्तान के लिए, या मियां साहब को डर लगता है ऑपोजिशन में बैठते हुए? नहीं सुन तो ले, मियां साहब पहले भी पाकिस्तान के सबसे तगड़े ऑपोजिशन लीडर रहे हैं। मेरी बात तो सुन ले, हमारी पार्टी ने कब कहा कि हम ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे? कल मियां साहब ने अपनी तकरीर में एक बहुत ही वाज़ेह और दो टोक बात की कि हम एक एक फर्द के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जो आज़ाद है उनके भी मैंडेट का एहतराम, उन कैंडिडेट का एहतराम नहीं, और एहतराम उन लोगों का है जो घरों से निकलते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, धूप में और ठंड में खड़े रहते हैं और उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता है ना, अपने खर्चे से आते हैं, जाते हैं, वोट डालते हैं, उनको उसके बदले सिर्फ एक उम्मीद है, ख्वाब है, आस है। वही अवाम अब ये सवाल कर रही है हमारी इतनी मेहनत मुशक्कत करने का फायदा क्या हुआ जब उन्हीं 16 माह में जो हुकूमत थी PDM 1 वो PDM 2 नहीं अगर वापस आना है या उसी के वापस आने के लिए अब काम शुरू हो गया है। आपको किसने कहा कि ये आवाम कह रही है? जो तोड़ की वो मुस्तहकम होगी, ये कितना असर कर सकेगी? मुझे मेरी मैडम मेरी एक बात सुने। मेरे इल्म में जाती तौर पे वो 12 लोगों को मैं जानता हूँ जो हमारे पार्टी के हैं, जिनको टिकट नहीं मिला था, वो आज़ाद लड़े, वो हमारी पार्टी के हैं। तो ये जो आज़ाद का आपने 100 की फहरिस्त बनाई, इसको अभी कम करें, 20 कम हो जाएंगे, इसमें कम से कम 20 लोग कम हो जाएंगे। उन सब के बावजूद हम कहते हैं बना ले, अगर आप में दम है आप जाएं, बनाएं, आप फॉर्मेशन करें, आप लोगों से राब्ता शुरू करें, आप जो चोर हैं, डाकू हैं, उनसे जाके मिले, जो जिन्होंने मुल्क लूटा उनसे जाके मिले और उनको जाके बताएं कि आओ चोर डाकू हमसे मिल करके इस मुल्क में एक नई हुकूमत बनाओ, आओ आके मिलो। अगर आप समझते हैं कि आप जीत चुके हैं, आपके अलावा सारे चोर डाकू हैं, मगर आपने सिर्फ 1/3 सीटें ली हैं, यहाँ पे 360 प्लस सीटें हैं, तो आप अगर 80 सीट लेके आप समझते हैं कि 2/3 लोगों को आप कहेंगे, वो भी हमें कबूल है, मगर आप जाए ना इतने अखलाकी मुजाहरा करें, आप माजी के चोर डाकू लुटेरों को जाके कहें। अखलाकी मुजाहरे यहाँ पे किसी की तरफ से भी नहीं होता, सिर्फ हुकूमत में आना है और आगे हुकूमत करना है। सवाल फिर वही है 16 माह में कुछ नहीं किया, अब हुकूमत बन गई तो क्या तीर मार लेंगे? वही PDM 2 की हुकूमत बनती है। तो ये तो बताएंगे नवाज शरीफ के आप अदवार को देखें, उसने 2017 से भाई 16 माह में तो उनके भाई की हुकूमत है, उसको आप ऑन नहीं करते। में क्या जो 16 की, ठीक है 16 में तो हमने वो फल वो जो फसल बोई थी 44 महीना, उसे काटते रहे, कीकर बोया तो फूल तो नहीं निकलेगा ना, कीकर बोया तो कीकर ही निकलेगा। हमने कीकर काट के अब दोबारा से फूल बोया। मैशियत 6 पे थी, 2 पे आप दोबारा 6 पे ले आएंगे अगर हुकूमत बनती है, वो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल हाशमी साहब, आप इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद थे। हैदर जमान साहब और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा सुनो। अच्छा, ट्रांसमिशन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार NA-75 शकरगढ़ नारोवाल से दानियाल अजीज साहब। दानियाल अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमें। सर आपके हलके में ये 51% टर्न आउट रहा है। आमतौर पे देखा यह जाता है कि दही इलाकों में सर इतना ज़्यादा टर्न आउट नहीं रहता है और इस हलके से ज़्यादातर आप इलेक्शन जीते ही हैं, तो इस दफ़ा हुआ क्या है ये आपके साथ? ये टर्नआउट तो एक इशू है जी। हमारे यहाँ एक रात पहले इलेक्शन से रिटर्निंग अफसर बदल दिया गया था और उसके बदलने के बाद जो है तकरीबन 147 प्रिजाइडिंग अफसर जो है उनकी रातों रात तैनाती तब्दील की गई। और उसके बाद जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तब से पुलिस की दहशतगर्दी जो है इलाके में खौफ और हरासमेंट की ऐसी फिजा फैलाई है जिसका कोई अंदिया नहीं है। 8-9 इलेक्शन मैं खुद लड़ चुका हूँ। 1991 में पहले इलेक्शन लड़ा था 32 साल पहले, लेकिन तब से लेके आज तक कभी ये सूरत हाल नहीं देखी कि यहाँ पर लोगों के पेट्रोल पंप सील के चोरी सब ना लो
पर यहाँ के पेट्रोल पंप सील किए गए, यहाँ पर जो है लोगों के स्कूल सील किए गए, यहाँ पर शादी घर सील किए गए, और अस्पताल जो है वहां पर जाकर छापे मारे गए कि जी आपका ये नहीं पूरा, आपका वो नहीं पूरा। जब उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है तो कहते थे कि जी हम अपना सपोर्ट दानियाल अजीज के लिए बदले। और इस तरह से लोगों को रात को उनके दीवारें फैलांग कर पुलिस ने ताले तोड़कर उनके टीवी तोड़े हैं, फ्रिज तोड़े हैं। यानी ये तो मामूल की बात थी। मेरे लिए भी जो है, जहां भी मैं जाता था कोई भी जलसा करने, तो वहां से जाके कुर्सियां उठा लेते थे, लोगों को भगा देते थे गन पॉइंट पे कि आप चले जाए, यहाँ से भाग जाए, आप क्या लेने बैठे हुए हैं। वहां से अपना साउंड सिस्टम उठा लेते थे। शहर में तो मुझे जलसा करने ही नहीं दिया इन्होंने। ये शहर के करीब एक आबादी है। यानी आपके लिए काफी मुश्किल हालात पैदा किया। दानियाल अजीज साहब, मैं खुद देख रही थी 11 बजे तक जो आपका रिजल्ट था ना, आप काफी लीड के साथ आगे थे और लग ये रहा था कि आप जीत जाएंगे, ये सीट आप निकाल लेंगे। लेकिन फिर सुबह आपका जो वोट है वो कम होना शुरू हो गया। तो सर देखिए, दो वजूहत हो सकती है ना, या रात में जब सुबह में जो जिन पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया, या तो वहां पे आपको वोट कम पड़ा, या फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन की गई है, इसको मैनिपुलेट किया गया जो कि नून लीग के हक में हुआ। तो ये नून लीग के जो उम्मीदवार थे उन्होंने ये किया आपके ख्याल में, या इसमें कोई ये बड़े लेवल पे ये काम हुआ है? ये जो आप बात कर रही हैं जी, ये बात मैनिपुलेशन वाली है। ये तो पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है, गरीब लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरे कजन को उठा लिया। आज जो है दो जो लोग थे विदाउट चार्ज, उनको 10 दिन के लिए रखा है इन्होंने। मेरे की सपोर्टर थे, एक का नाम जवेद सरोच है, एक का नाम जाहिद इकबाल है, और मेरे कजन का नाम अतीक अफसल है। इन साल मतलब ये वो है जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये तो दर्जनों लोग उठा के ले गए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्शन डे के ऊपर वो मुझे उठा के ले गए। और जब मैंने उनको पूछा मुझे क्यों उठा रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि जी आपके लिए सेफ्टी थ्रेट है, आपको गोली लगने लगी है, इसलिए हम आपको हिफाजत में ले रहे हैं। तो मुझे पुलिस लाइंस में ले गए। उसके बाद शाम को जब जहाँ पर रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो रहा था आरओ के ऑफिस पे, वहां पर मेरी वाइफ और मेरा बेटा पहुंच गए। उसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइंस में भेज दिया, और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बाद फिर ये जो आप बता रही है सारा रिजल्ट बदल दिया उन्होंने। उन्होंने ये है कि वहां पर ऊपर एक सेल बनाया हुआ था जहां पर जो फॉर्म 45 थे वहां पर सादा दस्तखत करवाते थे प्रिजाइडिंग से। तो कई प्रिजाइडिंग जो है वो रोते हुए बाहर आए कि जी हमारे साथ ये सलूक हुआ है। फाइनली रिटर्निंग अफसर जो एक दिन पहले लगाया था उसने उनका काफी काम भी किया, लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव था कि वो भी रोने लग पड़ा। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि आपको भी गिरफ्तार, इलेक्शन कमीशन का इल्जाम ये है कि आपने कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की थी और आप पे 50,000 जुर्माना भी हुआ था जो आपने पे नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन का ये इल्जाम दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया जी कि मैंने पोस्टर जो है, मेरा पोस्टर जो है वो किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लगा हुआ था, और इसके लिए मुझे 50,000 जुर्माना दिया। जब मुझे जुर्माना आया तो मैंने उनको बताया आपने मुझे तो सुना ही नहीं है। जिस दिन आपने ये मॉनिटरिंग की है उस दिन तो मेरे इश्तिहार ही नहीं छपे थे, आप आके इंक्वायरी कर ले इधर। तो मैंने कहा ये आपने खामखा मेरे लिए किया। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे जुर्माना कर ही नहीं सकते जब तक मुझे सुनेंगे नहीं जी। ठीक, तो उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई कर दी, इलेक्शन कमीशन में भेज दिया। अब पोस्टर लगाने से जो है अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अच्छा सर, आपकी एक मिनट जी आप ये देखें, पूरे पाकिस्तान में जो बैनर लगे हैं, जो ये बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हैं, ये क्या ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक है जो मुझे ये नोटिस दे दिया? और बड़ी बात यह है कि मेरा लग ही नहीं सकता था। मुझे नहीं पता अगर इनके पास ना मुझे कोई तस्वीर उसकी भेजी है ना उन्होंने कोई एविडेंस भेजा है, तो सिर्फ इल्जाम लगाने से तो नहीं हो जाता। ठीक, अच्छा सर जल्दी से जरा एक और दो बातें और बता दीजिएगा कि ये काफी संगीन इल्जाम लगाया है कि आपके हल्के में आरओ ऑफिस के पास एक टॉर्चर सेल बनाया गया और काफी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वहां ले जाया गया या वहां से होकर वो आए हैं। ये काफी संगीन इल्जाम है सर। तो इसका इत्तला आपने कोई इंतजामिया को, इलेक्शन कमीशन को, आईजी पुलिस को या मकामी पुलिस को दी थी? जी बिल्कुल, मुकामी पुलिस तो मुझे उठा के ले गई थी। आपको समझ नहीं आ रही है? मेरी बीवी को उठा लिया, मेरा 21 साल का बच्चा कॉलेज पढ़ता है उसको उठा लिया। तो बाकियों को तो इत्तला दी होगी सर, मुझे समझ नहीं आई कि आपका इल्जाम क्या था। और मैं तो गिरफ्तार था, मैं किसको इल्जाम देता? आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? सर मैं सवाल ये आपसे कर रही हूँ कि आप मकामी पुलिस आपको उठाकर ले गई, लेकिन उससे आपने आईजी को बताया या इलेक्शन कमीशन की तरफ भी आपने कंप्लेन की थी? इसकी कोई बड़ा संगीन इल्जाम है ये। इलेक्शन कमीशन में हमने कंप्लेन की है। मेरे ऊपर जब ये गिरफ्तार करने लगे थे मुझे, तो मैंने इस्लामाबाद जाके प्री अरेस्ट बेल करवाई थी। उस वक्त मैंने तफसीली दरखास्त दी थी। उन्होंने सिर्फ वो सूबे को मार्क कर दी, और यहाँ पर जब वो डीपीओ साहब के पास और डीसीओ साहब के पास आए उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उल्टा जो है मुझे गिरफ्तारी का जो है ना वारंट जारी कर दिया उन्होंने। आप देखें जरा, जो मैं पहले गिरफ्तार था, और मेरी बीवी भी गिरफ्तार थी, मेरा बेटा भी गिरफ्तार। हाँ, तो 415 आपके पास 45 मौजूद है ना, तो ये इसके मुताबिक
ये 415 पोलिंग स्टेशंस के आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, तो इसके मुताबिक आपकी क्या पोजीशन बन रही है दानियाल अजीज साहब, और आपका जो मुखालिफ था वो उसकी क्या पोजीशन बन रही है? मैं आपको ये खबर देना चाह रहा हूँ, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको कि इस वक्त जो आरओ ऑफिस है तहसील जफरवाल में, वहां पर 3 चेयरमैन यूनियन काउंसिल और कुछ अहलकार जो है और कुछ प्रिजाइडिंग जो है वो इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं। मीडिया की टीम्स वहाँ पहुंची हुई हैं, शहर के लोग भी वहाँ पहुंच गए हैं, और अभी उन्होंने थैले खोल के वो रिजल्ट जो टोटल पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने इतनी रिक्की की है, अब वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। शुएब शाहीन साहब, फिर क्या समझा जाए? सर, आज गौहर खान साहब जो हैं उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी ये जो इल्जामात भी सामने, तो ओवरऑल आप ये समझते हैं कि ये इलेक्शन पे साफ और शफाफ नहीं हुए हैं, और जो कंप्लेंट्स साफ और शफाफ ये लफ्ज निकाल लफ्ज का होना ही मुझे महसूस करता है। ठीक, ये जो बता रहे थे, देखें सबसे पहले पार्टी हमारी डिसमेंटल करने की कोशिश हुई। इमरान खान का 1 साल का पहला का क्लिप आप तो चूंकि चला नहीं सकते, सब पे पाबंदियां हैं। इमरान खान ने कहा था ये लंदन प्लान एग्रीमेंट का हिस्सा है, मुझे ये पार्टी जेल में डालेंगे, मुझे नाअहल करेंगे, ये शरीफ फैमिली और उनके सारे खानदान वालों के मुकदमात ख़त्म करेंगे, उनको पाक साफ किया जाएगा, मेरी पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा और किंग्स पार्टियां या जो कुछ भी उसमें बनाया जाएगा। ये 3 काम जब पूरे हो जाएंगे फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उससे पहले कभी ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। हो गया ये, जब तीनों काम हो गए, आपको याद है आपके ही कई प्रोग्राम में, बल्कि तमाम टीवी चैनल्स पे कहा जाता था इनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, यही कहा जाता था इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं होगा, पार्टी खत्म होगी। मैंने कहा 7-7, 14-14 कैंडिडेट होंगे हमारे हर हल्के में। मैं कहता था जी ऐसे ही हुआ, सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमारे आए, नॉमिनेशन फॉर्म छीनने लग गए। जब नॉमिनेशन फॉर्म छीनने से रुके तो प्रपोजर स्कैंडल उठाना शुरू हो गए, उनसे फारिग हुए तो कैंडिडेट्स उठाना शुरू हो गए, गिरफ्तारियां उठाना, सब कुछ ये मरहला भी निकल गया। बिल आखिर जब उनको पता चला कि ये तो भाई फिर भी जीतने जा रहे हैं, फिर रात की तारीकी में इलेक्शन कमीशन को नजर आया जनाब इनका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन छोटी चीज बन गई। पार्टी इलेक्शन कब करवा रहे हैं? चले उसको आगे चलते हैं ना। मुझे इससे भी एक बात आपकी बात का जवाब दे दूं, जब ये बल्ले का निशान छीन लिया उसमें मुंसिफ आजम और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गई। वो छीनने के बाद समझे कि अब तो हमने इनका काम तमाम कर दिया, किसी को बैंगन, किसी को शूज, किसी को डव, किसी को फाख्ता, किसी को क्या नाम है पता नहीं गदा गाड़ी, किसी को बाजा, किसी को क्या। जब ये आ गया ये भूले ना समाए। इसके बावजूद डेली आपको बताऊं, मेरे इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दिया, मेरी रेड पिटीशन भी पेंडिंग है। डेली हर SHO की जिम्मेदारी होती थी, शुएब शाहीन जहां जाएगा उनके बंदों को उठाना है, FIR देनी है, रजिस्टर्ड FIR है। मैं आपको बता सकता हूँ, शुएब शाहीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे थे, हमने उनको रोका, उन्होंने पिस्टल उठा लिया। लिहाजा सारे शहर के मेरे जो सपोर्टर्स थे या देहात के, उनके खिलाफ FIR है, हमने जमानतें कराई, पोलिंग एजेंट्स मेरे गिरफ्तार कर लिए, छोड़े बाकी सारी चीजें हमने बर्दाश्त की, हाई कोर्ट में गए, रिटें की, सब कुछ। मेरा इलेक्शन उनके साथ होता था। सब कुछ होने के बावजूद जब इलेक्शन रिजल्ट आ गया वो पागल हो गए कि यार ये भी हो सकता है, ये हम तो तस्वर ही नहीं कर सकते थे। इनकी सोचों से ज्यादा लोग बाहर निकले, इससे होता है अवामी इनकलाब। ये होता है, नूली के काफी लोगों ने कहा कि हमारा तो वोटर शेड इसलिए नहीं निकला कि उसको यकीन था, उसको एतमाद था कि नूली तो जीत जाएगी, और जिनके बारे में ये ख्याल था कि वो नहीं निकलेंगे, वो बड़ी तादाद में निकल गए। ये है, ये हर जगह पे कहते थे साड़ी गल हो गई है, हम कहते थे साड़ी गल अवाम नाल हो गई है। इनकी बात हुई थी जहां उन्होंने आकर आरओ से रिजल्ट बदल करा लिए, लेकिन इनको ये शर्म नहीं आई कि ये डाका जनी करते हुए भी तुम जाकर के। चलिए सर, अब जरा थोड़ा सा टाइम कम है, आपने हमारा जो है वो इस वक्त हुकूमत साजी का है, और आप लोगों ने भी हुकूमत बनाने के दावे आप कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो शायद आप हुकूमत बना लेंगे, लेकिन आप क्या मतलब है? चले आप हुकूमत बना लेंगे, 90% रिजल्ट, 95% रिजल्ट के साथ भी ना बनाए तो कब बनाएंगे? सर वो सारे आजाद है ना, लेकिन आजाद की भी 2 कैटेगरीज है ना, एक तो वो जो PTI के हिमायती याफ्ता थे, और एक दूसरे आजाद जो हर इलेक्शन में देखें 2018 में भी कोई 9-10 आजाद जीते थे। 99.9% PTI। मैं KPK की बात कर रही हूँ कि मरकज में हुकूमत कैसे बनाएंगे आप? मरकज में हुकूमत इसलिए बनाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त भी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हम लोग बैठे हुए हैं, जो वो फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं, ये तावीज के लिए हमने लेके बैठे हुए हैं, ये हमने इसको कहां लेके जाना है भाई? जहां 50-50, 60-60, 70 हजार की लीड से हम लोग जीत के बैठे हुए हैं, उनको उठाकर आपने रिवर्स कर दिया। एक करप्ट बंदा उठाओ
और लाखों की तादाद में लोगों के वोट को उठा करके बूथ तले रोन दो, ये इलेक्शन है। ठीक, इसको आप इलेक्शन कहते हैं? जो रिजल्ट आया इसको है, फ्री फेयर इलेक्शन कहते हैं। ठीक, अब जो रिजल्ट आया है सर, इसमें आपके जीतने वाले उम्मीदवारों की तादाद कितनी है, आप ही बता दें। देखिए अभी तक तो इस वक्त जो सिचुएशन आ रही है, अभी तक तो कई विदहोल्ड किए हुए ना, विदहोल्ड अभी तक कितनी है? 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा। आपने कैलकुलेट कर लिया है कि इसमें कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीते हैं और कितने जो हैं वो दूसरे आजाद उम्मीदवार हैं? तफसीलात आपको दे देंगे। अगर आपने मुझे ये सवाल मुझे पता होता तो मैं एग्जैक्ट चीज बंदूक लिख के ले आता, लेकिन कम से कम 50 से 60 वो लोग हैं जो मेरी तरह के फॉर्म लेके घूम रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पटिशन है, हाई कोर्ट में पटिशन है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, पटिशंस चेंज हो गई हैं, हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुबह 10 बजे मुझे बुला लिया, रिटर्निंग अफसर ने 12 बजे बुला लिया। थे ना, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, पहले तो एतराज लगा के वापस कर दिया था, तो ये आज क्यों नहीं? मंडे में आज जज साहब कोई नहीं था और कल सुबह इलेक्शन कमीशन ने टेकअप कर लिया ना। 10 बजे सुबह इलेक्शन कमीशन के बाद बहस है और 12 बजे आरओ ने बुला लिया कि आप आए और कंसोलिडेशन के लिए। तो अब बात यह है कि हमने तो वहां जाकर के सारा रिजल्ट दिखाना है, सब कुछ बताना है। मुझे बताएं किस कैपेसिटी में ये कैसे रख सकते हैं? मतलब डाका डालें तो उसकी कोई लिमिट तो हो कि 2000, 4000, 5000, 10000, जहां 50-60 हजार का फर्क हो, उसको उठा करके अगला आपके डिफरेंस से भी कम वोट ले रहा हो। ठीक है, आपकी होप्स बहुत हाई हैं, आप आजाद उम्मीदवारों के हवाले से बता रहे हैं कि उसमें ज्यादा तादाद आप ही की है और ऐसा हर इलेक्शन में होता है। हिमायती याफ्ता है ना, जो दूसरे आजाद हैं उनको भी कहा जा रहा है कि पीटीआई अभी अपने में गिन रही है, शामिल कर रही है, लेकिन सर अब खबरें ये हैं कि इस मरतबा उसमें 30 के करीब आजाद उम्मीदवार जो हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। और खबर ये भी है कि 12 के करीब नून लीग में जा चुके हैं। मसलन ये टैक्सिला से बैरिस्टर अकील, जिन्होंने पीटीआई के आजाद उम्मीदवार और गुलाम सरवर खान दोनों को हराया है, उन्होंने जीतने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन जो खुरम जीता, देखे ना, 3 तो हो चुके ना सर। देखे ना, खुरम जिसको जिताया गया उसको मुस्लिम लीग नून सपोर्ट कर रही थी। मुस्लिम लीग नून 48 में सपोर्ट कर रही थी। जीता है एक्चुअली मोहम्मद अली बुखारी। अब वो बुखारी की जो 45-50 हजार की लीड है उसको कहाँ लेके जाएंगे? उसका केस भी कल सुबह मेरे साथ लगा हुआ है 10 बजे। जीतना तो उसने है, इसके ज्वाइंट होने ना होने से उसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इस तरह के जो मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स वाले लोग हैं उनकी तो वैसे हैसियत कोई नहीं। ठीक है हैदर सुभान साहब, सर वैसे की क्या सियासत है कि अब पहले जब देखा हमने इलेक्शन कैंपेन आप चला रहे थे तो उसमें नून लीग को इतने ताने दिए जा रहे थे, जी पंजाब का इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया है और ये महंगाई लीग है, और चोर के नारे आपकी तरफ से लगवाए जा रहे थे मुस्लिम लीग नून के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, और अब हुकूमत बनाने का मरहला आया है तो सर आप उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ गए हैं, तो ये क्या खुला तजाद नहीं है? वैसे पारस देखिए, डेमोक्रेसी में मुज़ाकरात तो पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है, चाहे एक पार्टी को एक सीट हो तो उनसे बातचीत की जाती है। और आप अगर आप चाहती हैं कि हम पहले से ही ऐलान कर दें कि जी हम किसी से बात नहीं करेंगे, जिस तरह पीटीआई का एक स्टैंड रहा है जो हम समझते हैं कि उसको फिर उन्होंने आगे ले जाकर इस्तीफों में तब्दील किया और पार्लियामान छोड़ गए, हम अब उम्मीद करते हैं कि अजीज से कुछ सबक सीख कर पीटीआई के जो दोस्त हैं, प्लीज बात कंटिन्यू करें, ही कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो ने यह कहा था कि मैं नून लीग के साथ नहीं बैठ सकता। अब आप कह रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि हम किसी से बात ना करें, तो हम तो आप ही की बात का सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना। बिलावल भुट्टो ने कहा था मियां नवाज शरीफ को अगर रोकना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया जाए। बिल्कुल, हमने लोगों को ये कायल किया और हमें ये उम्मीद थी कि एक क्लियर मैंडेट आएगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने एक स्प्लिट मैंडेट दिया है। तो अब या तो आप हमें कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन में चले जाएं, या बता दें कि इसी की जो कॉम्पोजिशन आ रही है सही है गलत है, अगर इसमें कोई 2, 4, 5, 10 ऊपर नीचे हो जाते हैं, अदालतों के काउंटिंग हो जाते हैं। जो बात ये कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, कल शाम या परसों शाम तक इनका बयान कुछ यूं होगा कि ये जो आजाद उम्मीदवारान आ रहे हैं इनको धांधली से जिताया गया था और आजाद बनाया गया था। ये मेरा क्लिप आप जरूर इनको सुनाइएगा कि कल या शाम या परसों शाम तक जो आजाद उम्मीदवारान इस वक्त पीटीआई की हिमायत याफ्ता हैं 102, ये कह रहे हैं हमारे हैं, ये हमारे चीते हैं, ये हमारे खंबे हैं, ये कल परसों तक जब इनमें से बहुत 1.5, 2, 3 दर्जन चले जाएंगे तो इनका ये बयान होगा कि ये वाले जो आजाद है ना, ये वो नहीं है जो हमारे थे, इनको तो धांधली करके जिताया गया था और उसके बाद ना जाने क्या क्या होगा। तो हम इनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि आप हुकूमत साजी के लिए अपना जो है टेक द इफेक्टिव स्टेप्स,
आप लोगों से बात करें। अब आप तो सारे आजाद तो आपके पास हैं, तो बाकी तो सिर्फ पार्टीज के कैंडिडेट्स बचे, तो आप किसी पार्टी से बात नहीं करना चाहते। एमक्यूएम भी चोर है, पीपल्स पार्टी भी चोर है, पीटीआई भी, पीएमएलएन के दोस्त भी जो है वो जो इनकी नजर में जो है, तो फिर बाकी बची तो सिर्फ एक मुस्लिम वादतल मुस्लिमीन बची, या शायद कोई एएपी बचेगी या कोई। तो बात ये है कि ये आजाद तो ये है, आजाद सोच वाले तो ये हैं, सबसे साले और नेक पाक तो ये हैं, तो ये फिर बाकियों से बात भी नहीं करना चाहते। तो सर, बता मुझे दें कि एक सेकंड तो इसी का जवाब साहब दे दें। हमारी 170 सीटें अदालती निजाम या किसी और नतीजे में फॉर्म 45 की जरूर तस्दीक करवाएं। दानियाल अजीज साहब का क्या ताल्लुक पीटीआई से है, मुझे बताएं। इस वक्त जो कंटेमेबल डॉन ऑफ नारोवाल की कार्रवाई उन्होंने हमें बताई है, जो वो खुद बताते हैं, तो क्या ये उनका ताल्लुक पीटीआई से है? इसी तरह पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ भी प्रॉब्लम हुई है मुख्तलिफ हलकों में। तो ये कह देना कि सिर्फ पीटीआई को मुश्किलात थी या इनको लेवल फील्ड नहीं मिली, बहुत सारे हलकों में बेज़ाब्तगियां हुई होंगी। तो या तो फिर सारे इलेक्शन नताइज को रोककर ये 50-60 हलके जो कह रहे हैं कि अभी हमारे और हैं जहां पे हमें इंसाफ मिलना चाहिए, तो फिर सारा निजाम रोक दिया जाए, क्योंकि इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक पार्लियामान बंद हो जाए, चल पड़े, ये इनकी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। तो आखिर आज नहीं तो कल पारस इनको किसी न किसी सियासी जमात से तो बात करनी है। मुझे बताएं 172 का मैजिक फिगर क्या ये सिंगल हैंडेडली अबूर कर सकते हैं? ये बड़ा वैलिड सवाल है, मैं सामने रखती हूँ, लेकिन अगर एक बात और कर दूं, क्योंकि आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन में एक बात और की थी, पाकिस्तान के लिए, आपने ये कहा था आप अपनी अना साइड पे रखें, आप अपनी चोर डाकू की गर्दान साइड पे रखें, और कम से कम उनके साथ तो बात करें जो आपके हकूक की बात करते रहे। चेयरमैन बिलावल सबसे पहले आपकी बात करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, निजाम अच्छा हो, इलेक्शन सही हो। ये तो पाबंद सलासिल थे, इनकी तो जबान बंदी थी, आज तो ये बोल रहे हैं। सर जरा इनसे पूछ लेना कि इतना सब कुछ भुगतने के बाद या नहीं सीखा शुएब शाहीन साहब? आप देखें, पहले भी आपकी पार्टी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, और अब क्या यही सूरत हाल है? मुझे ये बता दें, हम पिछले 2 साल से जो कुछ भुगता, जितना जुल्म, बर्बरियत और जबर हमने बर्दाश्त किया, बिलावल साहब ने कुछ अच्छी बातें की, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर मुझे बता दें, एक राव अनवार आता है, वो स्टेटमेंट देता है, जरदारी साहब अगले दिन टोटल यूटर्न ले लेते हैं और हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। बिलावल बच्चा है जी, उसको पता ही कुछ नहीं। बात यह है कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की बात कर रहा हूं। या हम बिलावल भुट्टो साहब की बात माने या जरदारी साहब की बात माने। जरदारी साहब ने यह कहा कि बिलावल भुट्टो बच्चा है, उसको नहीं पता, उसको टिकट भी मैं दूंगा। बिलावल भुट्टो ने आपके वोटर से कहा कि हम मुझे वोट दो पीपल्स पार्टी को, अगर मियां साहब को रोकना वरना वोट जाया हो जाएगा। बताएं दिए भाई, अगर आप बल्ले का निशान के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे देते, आपको कोई और पार्टी नजर ही नहीं आती। और आज भी जो हम अपनी सीटों की बात कर रहे हैं, हम कोई भीख में नहीं मांग रहे। हम आपको ये नहीं कह रहे कि जनाब हमारी ख्वाहिशात हैं, हम ये कह रहे हैं कानून के मुताबिक चला जाए। कानून ये कहता है कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स का रिजल्ट है, जो अवाम ने वोट दिया है, उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, डाका जनी ना हो। चोरी छोटी बात है, आपने सबकी आंखों के सामने डाका डाल रहे हैं और उस डाके के ऊपर लोग बैठे हुए हैं पूरे पंजाब में या यहाँ इस्लामाबाद में, हम उनको चैलेंज भी ना करें और उसको अपने साथ गिने भी ना, और शुएब शाहीन को कहें कि तू चुप करके ना घर जाकर सो जा, और हम जाकर के कहें कि जनाब जो मेरा जो डाका डाल के मेरे से मद्दे मुकाबले उनका अपना पोलिंग एजेंट हमें मुबारकबाद देकर घर चला जाता है, सो जाता है। आपने पीपल्स पार्टी की बात की, जो आपका एतराज आप उठा रहे हैं, जरा नून लीग की भी बात कर लेते हैं। खुरम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम दस्तगीर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये गुजरांवाला में क्या हो गया है? आपकी नशिस्त के ऊपर अपसेट हो गया। हम तो सोच रहे थे कि जो अगली हुकूमत होगी उसमें आप वजीर तिजारत या वजीर खारजा हम आपको तस्वुर कर रहे थे। देखिए, गुजरांवाला के वोटरों ने एक फैसला दिया है, उस पे उसके प्रोसेस पे हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहरहाल वो फैसला अपनी जगह पर कायम है, और जो जमहूरी लोग हैं वो जमहूरी फैसलों का एहतराम करते हैं। तो लिहाजा
अभी जो हमारे हकूक हैं उस पर हमें जंग करनी है, हमें बहुत तहफुजात हैं इस इलेक्शन के ऊपर, लेकिन बहरहाल फिलहाल एक फैसला है और उसी की बुनियाद पर हमें आगे बढ़ना है। अच्छा सर, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात भी बताई। आपने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर था वो बाहर नहीं निकला चूंकि उसको यकीन था, उसको एतमाद था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन क्या ये सोचने की बात नहीं है कि पहले जो एक तासुर था कि वो पीटीआई का वोटर वो बड़ा मायूस हो चुका है और वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन वो बाहर निकल आया, बड़ी तादाद में निकला, उसने वोट दिया। तो सर देखिए, मैं तो चूंकि इसको जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी कैंपेन के दौरान अपने हलके में था, शहर में, गुजरांवाला में जी, और मैं कहीं किसी और ज्यादा, मैं सिर्फ यहाँ की हद तक कह सकता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमारे जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनका हमें कहीं कोई नामो निशान नजर नहीं आया शहर की गलियों में, कस्बों में, जो कुछ देहाती इलाके हैं, जिसकी बुनियाद पे हमारे सब जो दोस्त थे या मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो अपनी असेसमेंट इसी बुनियाद पर कर रहे थे कि जो रवायती तरीके के बरक्स जो है वो हमारे मुखालिफ का तो कहीं नामो निशान नहीं था। तो लिहाजा उस बुनियाद पे सब लोग पूरे इत्मीनान थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर तो सूरत जो भी होगी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसका अंदाजा फिर नहीं हो सका, लेकिन सर ये NH-78 के फॉर्म 47 के मुताबिक आपको 88,000 वोट मिले और आपके आजाद उम्मीदवार 1,06,000 वोट उनको मिले, यानी कि ये 18,000 वोट का डिफरेंस है। तो ये आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है या नताइज को आप चैलेंज करेंगे? जी, ये फैसला भी अभी हम कर रहे हैं। हमारे पास जिस तरह मुख्तलिफ एविडेंस आ रही है तो उसका फैसला जो है वो भी होना बाकी है। लेकिन यही मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ जो एग्जैक्ट मैकेनिक्स थे वो वाज़े नहीं हुए, और जो मैंने बात की थी वो इसी बुनियाद पर की थी कि 2018 के इंतखाब में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला के वोटरों ने मुझे 1,31,000 वोट दिए थे। तो लिहाजा वो वहां की जो हमें एक चैलेंज का सामना हुआ है उसी की बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि जो मैकेनिक्स है उसको अभी चैलेंज करना बाकी है। आप सर वफाक में किसकी हुकूमत देख रहे हैं और आप समझते हैं कि नून लीग को मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए? जी, मुस्लिम लीग नून के मुतफिका उम्मीदवार मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और वो रहेंगे, लेकिन मेरी जो अपनी सियासी राय है जो कि पार्टी की राय से फर्क हो सकती है वो यही है कि अगर से मुस्लिम लीग नून को जो भी कोई कोalition जमात का सरबराह वज़ीर आज़म बनता है उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए, उसको अश्योरेंस भी दिलानी चाहिए कि हम उन्हें कायम रखेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हुकूमत लेनी चाहिए और वफाक में ऑपोजिशन में जाकर भरपूर तरीके से मज़ामत करनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। हैदर ज़मान साहब, जरा इसी पे आप भी बात कर लें, आपके ख्याल में आप कौन वजीर आजम हो सकता है और सदर का उम्मीदवार कौन हो सकता है, या जो दोनों बड़ी पार्टीज हैं वो ये दो बड़े ओहदे जो हैं वो आपस में मतलब वो डिसाइड कर लें कि किसने वजीर आजम होना है और किसने सदर होना है, चुन लें इसको। नहीं, देखिए, दो बड़ी पार्टीज तो डिसाइड नहीं करेंगी लेकिन बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिनकी एक ऑल इंक्लूसिव सोच है, सबसे हम आंगी और रिकंसिलिएशन कर नो विक्टिमाइजेशन एंड विद अ रोड मैप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी उम्मीद करती है कि जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं या पीटीआई की क़यादत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सीरियस कंसिडरेशन देगी, वरना पीएमएल नवाज अगर समझती है वो लीड रोल लेके इस मुल्क को अकेले संभाल सकते हैं तो वो जरूर करें और हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। और शोएब शाहीन साहब से मैं फिर यही तवक्को करूंगा कि वो 100 सीट जो उनके नाम पे आगे लिखी हुई नजर आ रही है, जिसमें से 3 आजाद आपने दिखा दी अपने प्रोग्राम में, वो शायद चले भी गए हैं, तो इससे ज्यादा 50 सीटें की जुस्तजू करने से बेहतर है इन लोगों को संभाल लें और इन लोगों को संभाल कर किसी पार्टी से इन्हें कर ले, नहीं तो कल परसों तक जो है इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये कह रहे होंगे इनको तो जिताया ही एक्स ने था या वाई ने था और हम तो इनको मानते ही नहीं, हमारे बैक्ड हैं, और करते कराते ये 100 से 50 पे आ जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़े अच्छे मैंडेट के साथ आए हैं, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आए हैं थ्रू चैलेंजेस एंड हर्डल्स एंड वी रिस्पेक्ट देयर मैंडेट, और हम चाहते हैं कि ये ट्रू स्पिरिट में एक ओपन हार्ट के साथ एक नए वलवले से आए और पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग में आए और उस सबको जो रिकंसिलिएशन कर लें, आगे लेकर चलें। वरना पीएमएल नवाज के दोस्तों को भी हम यही समझाएंगे कि इनके मुतल्लिक अपने ख्यालात को सॉफन करें और एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की यही सोच है, और जहां तक ओहदों की बात है
मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो है बिलावल भुट्टो साहब हैं और हमारे प्रेसिडेंट की जो कैंडिडेट है आसिफ जरदारी साहब हैं। ये हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है, लेकिन अब जब हम बातचीत में बैठेंगे इट ऑल डिपेंड्स how it works out and where we stand। अगर ऑपोजिशन में बैठते हैं तो ऑपोजिशन में बैठ सकते हैं, हुकूमत में आकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना मकसूद है तो हम अपना रोल अदा करेंगे। ठीक सर, सारे आजाद उम्मीदवार फर्ज कर लें आपके ही हैं, ठीक है, तो क्या पार्लिमानी ग्रुप बना लेंगे, किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर पीटीआई को करेंगे? मुशावरत जारी है, हम लीगल जो हर्डल है हमारे रास्ते में उनको दूर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको इमरान खान या खुद होगा या जिसको वो नॉमिनेट करेंगे। वो तो कैसे होंगे अभी? क्यों नहीं हो सकते? इस वक्त में तो जेल में है ना, इतनी लंबी सजाएं हुई हैं। वो सजाएं सस्टेनेबल नहीं है। एक तारीख में सजाएं सस्पेंड हो, अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। 2 महीने के अंदर करने आप ठीक कह रहे हैं कि ये ज्यादा देर सजाएं जो हैं वो टिकती नहीं है, लेकिन वो आर्टिकल 51 ऑफ आर्टिकल 106 आप समझते हैं कि अब उसको मजीद उसकी तशरीह या उसको वाजे करने की जरूरत होगी? जी बिल्कुल, बहुत सारी जरूरियात इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, मगर जो भी बनेगा विद द अप्रूवल ऑफ द इमरान खान बनेगा। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। आज जो कुछ हैविंग रिस्पेक्ट फॉर माय ब्रदर, मुझे ये बता दें जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत कायम की, हम मुस्लिम लीग नून के साथ जाकर के गले मिल के बैठ जाएं? हम ऐसे इक़्तिदार पे लानत भेजते हैं? सर अगर उनकी तरफ से आपको ऑफर हुई पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से तो अभी भी सॉफ्ट मना कर देंगे? मैंने कहा ना कि ऐसे इक़्तिदार पे हम लानत भेजते हैं। यही वो कहते हैं एटीट्यूड है कि ये वो एटीट्यूड है जिसके लिए आज कौम हमारे साथ खड़ी है। हम सियासत करते हैं इबादत की खातिर, हम सियासत करते हैं उसूलों के ऊपर, हम सियासत ये नहीं करते। हम अकेले क्यों हैं? आज पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हुई है। अगर मुनसिफों ने मिलके और इलेक्शन कमीशन ने मिलके हमारे खिलाफ ये साजिशें ना की होती या हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ है ये जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके ये सारा काम ना किया होता, तो आज हमें एक दिन के लिए इमरान खान को आप बाहर निकालें और हमें बल्ले का निशान दे दें, तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। एक बात बता दूं, 3/4 मेजॉरिटी से भी ज्यादा हमारी सीटें होती। मुझे ये बताएं, ये इनकी सोचों में नहीं था कि ये कुछ होगा, अवाम खड़ी हो जाएगी। यानी ऐसी जगहों पे जहां मैं मान रहे हैं बात को, तो फिर भाई मान लो ना, शिकस्त तस्लीम करो, जाओ माफी मांग लो इमरान खान से। वो इमरान खान से माफी मांग लो, इमरान खान से माफी मांग लो। वो फतह मक्का पे यकीन रखने वाला बंदा है। फतह मक्का के बाद जब से सबको माफ कर दिया था वो माफ कर देगा। इसलिए मुल्क के निजाम को चलाएं, मुल्क के निजाम को खोखला ना करें। लेकिन ये कंफर्म है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग आपसे बात करती है तो आपकी तरफ से कोई बात नहीं की जाएंगे, आप मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे। लीग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी बाकी हमारी पार्टी फैसला करेगी, लेकिन इन प्रिंसिपल हमारा ये फैसला है कि हम जो जुल्म ज्यादती करने वाले लोग हैं उनके साथ कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक, शुएब शाहीन साहब और हैदर जमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, ट्रांसमिशन में साथ मौजूद रहने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।